beyond the revenue numbers and all, who is Arpit Sharma? Who is actually Arpit Sharma? Arpit Sharma is nothing, just a kid with a lot of dreams, building businesses, creating impact, creating big numbers in businesses. This is Arpit Sharma, a kid who is just chasing dreams. कि आपको यहाँ ये बिजनेस में जाना चाहिए या यही इंडस्ट्री को चूज करना चाहिए? So I started with sales first of all. So sales में वहाँ गया तो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस गेन करा वो सारा टेक कोचिंग इंडस्ट्री के अराउंड था. तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस. उसी का इम्पैक्ट आज हम ओवर 150 करोड़ का जो रेवेन्यू होता है एनुअली हम वो इम्पैक्ट करते हैं. ग्रेट. वो क्या एक यूएसपी था जो आपके क्लाइंट्स ने आप में देखा? तो मेजरली हमने ना एक तो सारी चीज़ें करने की कोशिश नहीं करी, एक चीज़ पे करी, उसको मास्टर किया, उसी पे सर्विसेज ऑफर करेंगे. So hi Arpit, thank you for coming. So Arpit, beyond the revenue numbers and all, who is Arpit Sharma? Who is actually Arpit Sharma? So Arpit Sharma is nothing, just a kid with a lot of dreams, building businesses, creating impact, creating big numbers in businesses. So this is Arpit Sharma and बहुत सारे ड्रीम्स अभी फुलफिल हो गए हैं and I'm really grateful. तो बहुत सारे और होने वाले हैं. So this is Arpit Sharma, a kid who is just chasing dreams. Okay, great. So when you entered in the business, जब आपने enter किया business में, you were a student, तो कैसे लगा आपको कि आपको यहाँ ये बिजनेस में जाना चाहिए या यही इंडस्ट्री को चूज करना चाहिए? So I started with sales first of all. So sales में वहाँ गया तो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस गेन करा वो सारा एक टेक कोचिंग इंडस्ट्री के अराउंड था. तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस फॉर एडटेक कंपनीज एंड कोचिंग बिजनेसेस. तो वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस था कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करना, उनके केस में रिजल्ट्स कैसे आते हैं, रेवेन्यू कैसे इम्पैक्ट करते हैं. तो वो सारी नॉलेज मैंने अपने बिजनेस में यूज़ करी और उसी का इम्पैक्ट आज हम ओवर 150 करोड़ का जो रेवेन्यू होता है एनुअली हम इम्पैक्ट करते हैं. ग्रेट ग्रेट. सो जब आप अपने बिजनेस को देखते हो और अपनी टीम को देखते हो, तो जो आपने टीम बिल्ड करी है और जो आपने फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स को एक्वायर किया था और फर्स्ट जो रेवेन्यू जनरेट किया था, वो ज़्यादा चैलेंजिंग है अभी जो आप टीम रन कर रहे हो, अभी जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वो ज़्यादा चैलेंजिंग है? यार फर्स्ट टाइम ही सबके लिए थोड़ा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें पता नहीं क्या पैटर्न है. एक बार जब आप पैटर्न क्रैक कर लेते हो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. सो फर्स्ट जब हमें क्लाइंट मिला था हम 4 महीने तक रीच आउट करा था हमने, उसके बाद हमें पहला क्लाइंट मिला. तो अब वो चैलेंजेस नहीं आते क्योंकि अब हमें पता चल गया कि क्या पैरामीटर्स है, कैसे रीच आउट करना है, क्या करना है, कैसे क्लाइंट आएगा, कैसे क्लोज करना है, वो सारा पैटर्न ऑलरेडी क्रैक्ड है. तो अब वो चैलेंजेस नहीं आते. ग्रेट. सो यू हैव स्टार्टेड एट द एज ऑफ 16. सो एट दिस एज what are the biggest challenges और क्या आपको पुश किया उस टाइम पे कि आप बिजनेस में आए? यार बिजनेस में सिर्फ इसलिए है कि माय फादर स्टार्टेड अर्ली, तो वो एक इंस्पिरेशन तो था ही मेरी कि मेरे पापा ने भी 16-17 साल के अंदर जॉब करना सब शुरू करा था. और दूसरा पुश ये था कि घर वालों के पास पैसे थे, ठीक ठाक फैमिली से मैं आता हूँ, पर कभी भी उन्होंने पैसे हाथ में नहीं दिए. तो वो जो जिस बंदे को 16-17 साल की उम्र में पैसा नहीं मिलता घर से, तो उसकी तड़प खत्म नहीं होती. राइट. वो अभी भी खत्म नहीं होती. ग्रेट. तो ये एक पुश था. ग्रेट. सो आपने जब स्टार्ट किया तो उस टाइम काफी सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट में थी, आपके कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन आपने ऐसा क्या यूएसपी दिया उनको कि आप कि इस एज में, क्योंकि आप जनरली जानते हैं कि आप कंसल्टिंग बिजनेस में हैं और लोग ऐसा मानते हैं कि कंसल्टेंट जो होता है उसकी एज 45-50 की क्रॉस होती है. आप इस इतनी छोटी एज में जब कंसल्टिंग बिजनेस में जा रहे हो, तो वो क्या एक यूएसपी था जो आपके क्लाइंट्स ने आप में देखा? तो मेजरली हमने ना एक तो सारी चीज़ें करने की कोशिश नहीं करी, एक चीज़ पे करी, उसको मास्टर किया, उसी पे सर्विसेज ऑफर करेंगे. तो सबसे पहले हमने मार्केटिंग पे करा कि क्योंकि मेरा सेल्स बैकग्राउंड था, वहाँ पे मैंने मार्केटिंग भी करी हुई थी, तो मुझे पता था कस्टमर की क्या साइकोलॉजी होती है. जिसको कंज्यूमर साइकोलॉजी पता है वो बिजनेस में अच्छा खेल सकता है. तो हमने सबसे पहले वो पिक किया, उसके अराउंड ही उनको सर्विसेज क्रिएटर करी, उसी पे इम्पैक्ट क्रिएट करा, क्योंकि मेरा पास में भी वैसा ही एक्सपीरियंस आता जब मैं जॉब कर रहा था. तो वो सारा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे यूज हुआ. यूएसपी मेरी इसी से बन गई कि मैंने ये देखा कि यार कस्टमर एक्वायर करने के लिए कुछ सर्टेन चीजें होनी चाहिए बिजनेस में. वो सारी चीजें हमने पिक करी एक साथ, उसके अराउंड हमने एक हमारा इकोसिस्टम बिल्ड करा और वो इकोसिस्टम आज लोगों को हेल्प करता है कि मार्केटिंग से लेके उनका कस्टमर क्लोज कैसे होगा उसमें. तो ये हमारी एक यूएसपी की इट्स अ वन स्टॉप शॉप कि वो इनका कंप्लीट इकोसिस्टम है कि उसके बाद उन्हें कहीं नहीं जाना. राइट. सो अर्पित, एट दिस पॉइंट ऑफ एट द एज ऑफ 22 आपने काफी कुछ अचीव किया है. तो कभी बीच में इस जर्नी में ऐसे भी पॉइंट्स आए होंगे जब आपको लगा कि यार गिव अप कर दूं, अब नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ? हाँ, एक बार हमारे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि हमारे पास वेल सेटअप ऑफिस वगैरह सब कुछ था, टीम थी, रेवेन्यू भी सही चल रहा था, पर उसके बाद हमारे एकदम से रेवेन्यू क्रैश करा, सेल्स भी क्रैश कर गई, सब कुछ हो नहीं पाया उस पॉइंट इन टाइम पे. और
तो उस पॉइंट इन टाइम पे सब कुछ पेचेक टू पेचेक चल रहा था। तो 90% बिजनेस ओनर्स की प्रॉब्लम है, सब कुछ पेचेक टू पेचेक चल रहा होता है और फिर वो क्रैश कर रहे। तो कंपनी कभी भी अचानक क्रैश नहीं करती। तो मेरे साथ भी यही हुआ, हमें घर आना पड़ गया, ऑफिस छोड़ना पड़ गया, टीम कम कर दी, लोगों को छोड़ना पड़ा, हमें गिव अप करना पड़ा वहाँ पे। पर हाँ, पर्सनल लेवल पे मैंने मेरे बिजनेस पार्टनर ने कभी गिव अप नहीं करा, हम काम करते हैं सब कुछ वापस से रीबिल्ड करा। और अभी हम फोकस करते हैं कि हम कैश एंड बैंक बिल्ड करें कंपनी में, ताकि दोबारा ऐसा कभी इंसिडेंट ना हो। राइट। तो पैंडेमिक में जब आई हर्ड अबाउट D2 जितने अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दिया, ऐसी सारी चीजें करी, क्योंकि उस टाइम कंस्ट्रक्शन मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट पूरा डाउन था, कुछ भी लाइक इट्स नॉट गुड एवरीथिंग। तो ये फेसेस आते हैं जब हम बिजनेस में हम सीखते हैं कि हम अपनी गलतियों से आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमने जो चीजें फेस करी है वो हम आगे फेस ना करें। दैट्स वेरी गुड। सो अर्पित, जब आपने स्टार्ट किया बिजनेस, सो हु वाज योर फर्स्ट टीम मेंबर एंड हाउ, आपको कब फील हुआ कि अब मुझे अपनी टीम को ऐड ऑन करना चाहिए, अब मुझे टीम में ऐड करना चाहिए? सो यार, हमारी फर्स्ट टीम मेंबर थी एक मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी, जिन्होंने BBA इन डिजिटल मार्केटिंग करा हुआ था एंड शी वाज एक्टिव। तो उस वक्त के लिए ना हायरिंग करना आता ही नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टीम मेंबर हम हायर कर रहे थे। सो शी वाज मोर ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू मी। जो भी मेरे टास्क होते थे उनको वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अलाइन करके वो सारी चीजें रखती थी। पर हाँ, उस वक्त कोई एज सच कोई पैरामीटर नहीं था। सो और मेरा बिलीफ सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है कि यू जस्ट गेट स्टार्टेड, यू विल फिगर आउट थिंग्स, कि आप करते चलो, आप वो फिगर आउट कर लोगे कैसे हायरिंग होनी, हर चीज की फिर बाद में सिस्टम्स बन गए, SOPs बन गई, बट द फर्स्ट थिंग इज टू गेट स्टार्टेड, यू जस्ट गेट स्टार्टेड। ग्रेट। सो भाई, जैसे हमने जब ये ऑफिस स्टार्ट किया था तो देयर आर 2 पीपल्स एंड स्टार्टेड इन द गैरेज, बट नाउ एट दिस पॉइंट वी आर द टीम ऑफ 250 प्लस पीपल्स लाइक हु आर वर्किंग प्योरली फॉर D2। सो इट्स ग्रेट कि ये जर्नी जो होती है, जब हम हर एक टीम के बाद नया टीम मेंबर ऐड होता है तो रिस्पांसिबिलिटीज और काम उसके साथ बढ़ता है। Exactly. तो एज ए CEO, हाउ यू थिंक कि एडिंग अ टीम मेंबर और एडिंग अ वर्क, व्हिच इज मोर इन्फ्लुएंशियल? फर्स्ट, यू शुड ऐड मोर वर्क, देन यू शुड ऐड मोर टीम मेंबर्स। कि जब आपके पास वहां से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा तो आपके दिमाग पे वापस से वो मेंटल प्रेशर नहीं आएगा कि मैं आगे पैसा कैसे पे करूंगा। और कभी भी अगर इवन इफ यू आर प्रॉफिटेबल, आपके पास वहाँ पे 50% का मार्जिन भी बचता है एज अ सर्विस कंपनी, अगर आप वापस से वहाँ पे टीम मेंबर्स ऐड करते हो तो आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं वो मेंटल प्रेशर आता है कि यार आने वाले 2 महीने 3 महीने जब तक मैं नया क्लाइंट ऑनबोर्ड नहीं करूंगा तब तक मेरी जो टीम है उसको लिए मुझे पे करना पड़ेगा, मेरे प्रॉफिट्स हैम्पर होंगे। सो इन दैट केस आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करनी चाहिए। अभी हमारे केस में हम क्या करते हैं, हम हर महीने का हमारा ये है कि हम हर महीने 10 नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करेंगे, 3 डिबोर्ड है, 10 नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करेंगे, 3 डिबोर्ड करेंगे। इट्स अ साइकिल। सेम ऐसे टीममेट्स के लिए भी है। तो हर चीज में होगा कि हम सबको फीडबैक दे रहे हैं, सारे लोगों को आप रिटेन कर ही नहीं सकते टीम में। राइट। सो व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू आर फेसिंग, लाइक फॉर एज यू टोल्ड कि हम रिटेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे एम्प्लॉयज होते हैं जो हमें बहुत जरूरी है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था। तो आप क्या सोचते हैं कि एम्प्लॉयज बेनिफिशियल हो और कंपनी के उसमें पॉलिसीज भी ब्रीच ना हो, तो किस तरीके से हम यार फोकस करें? हाँ, वही बताता हूँ। उसके लिए बॉन्ड्स और बिजनेस दोनों अलग अलग रहने चाहिए। कि अगर वहां पे आपकी फ्रेंडशिप आएगी, रिलेशनशिप्स बीच में आएंगे, यार दोस्त बीच में आएंगे, तो आप अपने बिजनेस के साथ इनजस्टिस करोगे मोर और लेस। सो वहां पे आप बिजनेस के साथ इनजस्टिस ना करके आप उन सारे टीम मेंबर्स को लेट गो करो। उसका एक और रीजन है, अगर कोई मेरा फ्रेंड है या मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, दोस्त है, कोई भी है, अगर मैं उसे बोल रहा हूँ कि हाँ चल ठीक है, काम नहीं भी करता तब भी रखना तो पड़ेगा ही, मैं उसे भी ये बोल रहा हूँ कि तू काम नहीं करेगा, तू एवरेज रहेगा तब भी लाइफ में काम चल जाएगा, तो मैं उसकी ग्रोथ को भी इम्पैक्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये होने नहीं दे सकता कि अगर वो मेरा भाई है, दोस्त है, कोई भी है, कि उसकी ग्रोथ हैम्पर हो जाए मेरी वजह से, क्योंकि मैं उसकी आदत डाल रहा हूँ कि तू काम नहीं करेगा तब भी चलता है। तो ये चलता है वाला एटीट्यूड इज वेरी बैड। राइट। सो बीइंग अ बिजनेस कोच एंड co-founder of Foremost Leads, so what are the top 3 things you would suggest the future CEOs कि आपको स्टार्ट तो करना है लेकिन यहाँ इन 3 चीजों का ध्यान रखना है? 3 चीजों का कि अगर आप, सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई भी रिलेटिव को हायर मत करो। डोंट हायर पीपल whom you can't fire। ओके, सबसे पहली चीज तो ये। अगर फिर भी आप उन्हें हायर करते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट SOPs बिजनेस के लिए आपकी होनी चाहिए कि ये पैरामीटर से ये नॉन नेगोशिएबल है, और उसके बाद आप भी मत जाओ। जब जब आप बाउंड्रीज क्रॉस करोगे, आपके सिस्टम्स, आपकी SOPs की, आपके टीम मेंबर्स भी वो बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने बाउंड्री क्रॉस करी कि मैं अपने रिलेटिव को हायर कर लूं, तो वो भी फिर बाउंड्री क्रॉस करेगा, टाइम पे नहीं भी आएगा, तब भी मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। दैट्स व्हाई आई सेड कि डोंट हायर पीपल whom you can't fire। तो सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी,
स्टे स्ट्रिक्ट विद योर फाइनेंशियल्स। कि बहुत सारी कंपनीज बंद हो गया, अब हमें लगता है ओवरनाइट बंद हो, ओवरनाइट बंद नहीं है, उनके पास कैश इन बैंक ही नहीं है, राइट। तो स्टे स्ट्रिक्ट विद योर फाइनेंशियल। आप एज अ बिजनेस ओनर हमेशा एक सैलरी ही विड्रॉ करो। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इंडिया में प्रॉफिट्स विड्रॉ कर लेते हुए समझते हैं तो सारा हमारा पैसा, नहीं, पहले आपका पैसा नहीं, ये बिजनेस का पैसा है, राइट। तीसरी चीज, अपने क्लाइंट्स के साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, पर ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना जो आपके ऊपर ही हावी हो जाएगा। तो इट शुड बी वाइस वर्सा कि वो दोनों के बिजनेसेस को इम्पैक्ट क्रिएट करे इन अ पॉजिटिव मैनर, राइट। So Arpit, coming back to your business, so how at 22-year-old, I can say a kid, but I see you build a multi-crore coaching empire using systems, sales and strategies. सो यार वही मैं आपको बता रहा था कि पहले भी कि 16-17 साल की उम्र में जिसको पैसा नहीं मिलता उसकी फिर तड़प खत्म नहीं हुई, वो तड़प खत्म नहीं हुई, उसके बाद फिगर आउट करते चले। पहले मैंने सेल्स करी, तो जब इंसान सेल्स में अच्छा हो जाता है ना तो उसके लिए आधी चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाती है, बिकॉज नाउ ही नोज हाउ टू क्रिएट रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा उसे समझ में आ जाता है। तो नंबर 1 इज दैट। दूसरी चीज, आई एम अ वेरी व्हाट आई फील इज आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। मुझे सिस्टम्स एसओपीज से ही काम करके मजा आता है कि मुझे पता होना चाहिए आने वाले 3 दिन में क्या हो रहा है, आने वाले 5 दिन में क्या हो रहा है, आने वाले हफ्ते में क्या हो रहा है, आने वाले महीने में क्या हो रहा है। तो मुझे वो प्रेडिक्टेबल स्केड्यूल मुझे बहुत पसंद आता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर एबल टू क्रिएट सो मच इम्पैक्ट, क्योंकि हमारे पास सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। हर नंबर की कैलकुलेशन है कि इतना हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये होगा, इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे इसका आरओआई होगा, अभी हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं इसका आरओआई क्या होगा, वो सारा हमारे पास कैलकुलेटेड है। दैट्स व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग टाइम। सो मेरे को ऐसा लगता है कि 22 साल के उम्र में जो बिजनेस ओनर्स बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर उनका फोकस इतना नहीं हो पाता, वो खुद को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, आसपास की चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अभी मैं आई वुड ऑनेस्टली से कि मैं खुद का दिमाग नहीं चलाता यहाँ पे। जो मेरी नीश में या सर्विस बिजनेसेस के लिए ऑलरेडी जो चीजें काम कर चुकी है मैं उनको अब्सॉर्ब करता हूँ और मैं वही फॉलो करता हूँ। आई डोंट यूज माय ओन ब्रेन कि जो चीज ऑलरेडी काम कर चुकी है मैं उसी पे डबल डाउन करता हूँ, मैं नई रिसर्च नहीं करता। लेकिन अभी आप देखो कि व्हेन आई वाज 22 आई हैव लॉट ऑफ आइडियाज कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन द गुड थिंग इज आपने बताया कि रेप्लिका करके भी हम काफी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी भी लोग कुछ नया कुछ यूएसपी ढूंढने में लगे। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? यार इट्स अ डिजीज इन माय टर्म्स, इट्स अ शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कि आज की डेट में ये होता है कि यार मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, बट लोगों को लगता है इसमें ज्यादा पैसा, उसमें हर चीज में ज्यादा पैसा है। आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, यू जस्ट स्टिक टू वन थिंग, आप उसी पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, वहां पे भी आप बहुत अच्छा रेवेन्यू, बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। सो माय सजेशन वुड बी कि आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करो और एक ही चीज पे आप स्टिक रह के करो। एवरीथिंग हैज मनी, अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, राइट। सो यू एज यू टोल्ड यू आर वेरी सिस्टमैटिक, यू आर SOP oriented basically. So your co-founder Yash Vardhan, what do you think? How kind of personality he is, and like आप दोनों का कभी ऐसा कोई clashes हुए या ऐसा कुछ, क्योंकि इस एज में clashes is so common। तो आपको क्या लगता है कि ये दो जब co-founder एक साथ business start कर रहे हैं तो क्या mindset होना चाहिए और किस तरीके से वर्क दोनों में डिवाइड होना चाहिए? Exactly. So यार ये वाली चीज है ना, स्टार्टिंग में हमें क्लियर नहीं थी कि वो क्या हैंडल करेगा, मैं क्या हैंडल करूंगा। Now since past 2-3 years we are very clear कि ये तेरी पावर्स है, ये तेरे डिसीजन मेकिंग के पॉइंट्स है और ये तेरा रोल है। Similarly with me, I have certain powers, I have certain roles। तो ये क्लैरिटी हो जाती है तो आपके क्लैशेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और देखो एक और चीज को बताता हूँ कि इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, ठीक है। व्हाट आई फील, वी बोथ आर मैरिड, ओके। मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए, कितने भी क्लासेस हो जाए, मुझे इसे नहीं छोड़ना है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा और हमें साथ में ही बिजनेस बिल्ड करना है। एंड वी आर स्कूल फ्रेंड्स, हम जब 8th-9th क्लास में थे हम तब से दोस्त हैं, तो हम इधर उधर जा ही नहीं सकते। So there is no divorce in your relationship. Exactly. That is very good. That is very good. क्योंकि हमें साथ में ही करना है जो भी करना है। There is no investor, there is no board, हम दोनों ही लोग हैं, हमें ही बिल्ड करना है। पर what I feel is कि वो बहुत मेहनत करता है, इसलिए भी हमारे पास अच्छे क्लाइंट्स रिटेन हो पाते हैं। अगर अच्छे क्लाइंट्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो अच्छे क्लाइंट्स रिटेन कैसे? तो वो दोनों साइड से चीजें होती है। क्लैशेस होना वेरी ऑब्वियस है, अभी भी होते हैं, बट वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लैशेस का मतलब ये नहीं होता कि आप अलग हो जाओ, डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते। हेल्दी कॉम्पिटिशन। एग्जैक्ट। सो अभी जैसे आपने इन्वेस्टर्स की बात करी, तो डू यू थिंक कि जो आपकी कॉम्पिटिटर कंपनीज है या आपको ऐसे ऑफर आएगी, वो आपको एक्वायर करना चाहते हो या आप में कुछ शेयर लेना चाहते हो, तो ऐसे? हाँ, एक बार हमारे पास ऐसा हुआ है कि हमें कंपनी ने अच्छा खासा अमाउंट भी ऑफर करा था, बट और वो हमारी नीचे बहुत बड़े कॉम्पिटिटर है, बट हमने वो ऑप्ट नहीं करा बिकॉज उस वक्त हम लोग वैसे एक बार के लिए मेरे दिमाग में आता है कि यार इतना अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, वी शुड एक्सेप्ट।
बट फिर मेरे दिमाग में वही आया कि यार ये अगर मुझे एक एक्स अमाउंट पे करने को रेडी है आज के डेट में, तो इससे कहीं ज्यादा वैल्यू मेरे अंदर देख रहे हैं। सो हो सकता है मैं अपने आप को सेल्फ डाउट करके ऑफर एक्सेप्ट कर लूं, बट हमने वो नहीं करा। वी कंटिन्यूड व्हाटएवर वी वर डूइंग एंड वी वर बिल्डिंग दिस फॉरमोस्ट रीच। वी कंटिन्यूड। दैट्स इट। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे कि द इन्वेस्टर इन्वेस्ट ऑन फाउंडर्स, नॉट ऑन द कंपनी। सो दैट्स ग्रेट एक्चुअली, आपने जो ये सोचा, वेरी गुड। डू यू थिंक इज कोचिंग इंडस्ट्री इज नाउ ओवरक्राउडेड? अब हर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कोच बनना चाहता है, बेसिकली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनना चाहता है। व्हाट वुड यू सजेस्ट? यार ऐसा नहीं है, ओवरक्राउडेड नहीं है। अभी तो हमें तो ऐसा लगता है अभी भी बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, 4-5 लाख लोग ही है इसमें, तो बहुत छोटी इंडस्ट्री है। दूसरी चीज, इंडस्ट्री कभी भी ओवरक्राउडेड कोई सी भी इंडस्ट्री नहीं होती है कि आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन है, ये है वो। आई लिव बाय वन प्रिंसिपल, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। आपका कभी कोई कंपटीशन नहीं होने वाला। आप वो कैलकुलेशन लगाओ कि ये मेरा ड्रीम नंबर है, मेरे को कितने कस्टमर्स एक्वायर करने हैं। अगर वो नंबर ऑफ कस्टमर्स 10,000 भी आ रहे हैं पूरे साल के, तब भी आप ये देखो कितने करोड़ों लोग हैं इंडिया में, राइट? तो वो कभी भी सैचुरेशन या ओवरक्राउडेड मार्केट बन ही नहीं सकता, वो कभी भी नहीं होगा ऐसा। हमेशा कंज्यूमर ज्यादा ही होंगे, राइट? So the good thing you have told me, there is no competition. So when we started Dido learning in 2020, तो हम उनको वो पढ़ा रहे हैं जो हम करते हैं। So the people used to tell us कि आप तो अपने ही कॉम्पिटिटर्स बना रहे हो, लेकिन मोरओवर हम अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि हम जितने लोगों को अवेयर करेंगे, जितने लोग सीखेंगे कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, तो और ज्यादा बिजनेस वहां क्रिएट होगा। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बिजनेस और मनी, इट्स ऑलवेज अबाउट इम्पैक्ट। So what do you think in coaching industry, what is the biggest criteria to scale up? इस बिजनेस को स्केल करने के लिए आपका क्या क्राइटेरिया है? ओके, सो क्राइटेरिया इज माइंडसेट। जो भी अभी मैं देखता हूँ, जो भी नए कोचेज या नए कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू होते हैं, एडटेक कंपनीज बिल्ड होती है, उनके केस में जितने भी फाउंडर्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स होते हैं, तो उनका माइंडसेट थोड़ा सा वीक होता है। उनको रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए। बट व्हाट आई फील इज बिल्डिंग अ बिजनेस इज अ डिकेड गेम। एक डिकेड तक आपको होल्ड करना पड़ता है एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली लेके आने के लिए। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। जिसको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो वो जॉब ही प्रेफर करे, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। बहुत देर से रिजल्ट मिलते हैं, पर बहुत कंपाउंड होकर रिजल्ट होते हैं। सो आपने दोनों तरह के फाउंडर्स के साथ काम किया, लाइक यंग फाउंडर्स एंड आई गेस जो एक अच्छे खासे एज में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो व्हाट डिफिकल्टीज यू हैव फाउंड इन द यंग एज एंड सो जो थोड़े से एजेड फाउंडर्स के साथ हम काम करते हैं 35, 40, 40 तक, उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास 20 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे सब पता है, आप थोड़े ना बता सकते मुझे मेरे बिजनेस के बारे में, राइट? तो उनकी प्रॉब्लम ये है, इसलिए वो ओपन टू लर्निंग है, वो कोचेबल नहीं है, उनको हम सिखा नहीं पाते। तो दिस इज द चैलेंज। यंग फाउंडर्स के साथ एक दूसरा चैलेंज है कि उनका फोकस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, उनका फोकस नहीं पता, उनकी कमिटमेंट लेवल्स का मतलब कुछ है नहीं, कमिटमेंट 0 है उनकी। तो ये कुछ टाइप के चैलेंजेस आते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि यंग फाउंडर्स की कमिटमेंट लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग है। तो जो यंग फाउंडर्स होते हैं वो इधर उधर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, फोकस नहीं है, तो ये एक चैलेंज आता है। एजेड वालों के साथ कोचेबल नहीं है, ये चैलेंज आता है। तो दोनों के प्रोज और कॉन्स हैं, बट अगेन एजेड लोगों के साथ काम करना ज्यादा ईजी है, क्योंकि they are mature enough, उनका फोकस होता है, और अगर उन्होंने कुछ कमिट करा है तो वो फुलफिल कर देते हैं। So Arpit at 22 and Arpit at 32, so you will be one day you will be the aged founder. Exactly. So what do you think कि इतने साल के एक्सपीरियंस में क्या वो चीज नहीं लेके जाओगे जो अभी इस मार्केट से नहीं है, इस मार्केट में नहीं है? सर व्हाट आई फील इज कि अभी भी जैसे हमारी इंडस्ट्री में जो इकोसिस्टम हम डिलीवर कर रहे हैं, इट्स देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑटोमेशंस वी कैन से। वन इज सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन एंड वन इज ह्यूमन ऑटोमेशन, की जो हम टास्क हमने डेलीगेट करते हैं मेरे लिए ऑटोमेट ही हो चुका। तो व्हाट आई फील इज कि जो ह्यूमन ऑटोमेशन है उसमें अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ऑटोमेट हो सकती है, बट अभी उसके लिए कोई टूल, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं करी किसी भी ब्रांड ने, किसी भी कंपनी ने। सो वी कैन वर्क अपॉन इट, और वहां से हम हमारी भी ऑपरेशनल कॉस्ट एंड हमारे क्लाइंट्स की भी ऑपरेशनल कॉस्ट वो हम वहां से रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई सी इन नेक्स्ट 10 years. Okay. So as you have told the automations and talk about the AI, just let's take AI. क्योंकि AI आपको पता अभी हर जगह पे there is AI. So what do you think in this coaching business is AI is helpful or like जो marketing agencies है, जो lead generation agencies है, उनके लिए AI दिक्कत करेगा? What I feel is किसी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं करने वाला। लोगों को लगता है हमारी जॉब चली जाएगी। I'll tell you one thing, कि लोग बोलते हैं कि यार वेबसाइट को पहले बनने में 1-2 दिन लगते थे, अब 10 मिनट में वेबसाइट बन जाती है, क्योंकि AI 10 मिनट में वेबसाइट बना देता है।
इंसान की कभी भी जो भूख है ना वो खत्म ही नहीं होती। जो काम पहले 1 महीने में होता था अब 2 दिन में होने लग गया, तो वो उस काम की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जाती है। Right. अब जैसे एक वेबसाइट बनानी है वो 5 वेबसाइट बना सकता है, तो स्पीड ज्यादा फास्ट हो गई। तो कभी भी जॉब्स या काम कभी भी खत्म नहीं होने वाला है एज में। सो यू थिंक कि हमें बिजनेस को और स्केल करना चाहिए Exactly. यूजिंग एआई? एग्जैक्टली, हर बिजनेस स्केल ही होने वाला है एआई से। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो खत्म हो जाएगा, बट पीपल हु आर जस्ट फियर्ड ऑफ एआई कि यार एआई आ जाएगा तो ये हो जाएगा, दे आर जस्ट जनरलिस्ट, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। कि उनको सिर्फ एक टास्क परफॉर्म करना आता है, उस टास्क से क्या इम्पैक्ट क्रिएट होना उसकी उन्हें नॉलेज नहीं। अगर उनकी उस चीज की उन्हें नॉलेज होगी कि मैं एआई को यूज करके ये इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा, एआई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, एआई सिर्फ टास्क कर सकता है। जितने बेटर आप प्रॉम्प्ट्स होगी उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी। आपको इम्पैक्ट समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाए। Right. So, Arvind, what do you think? What skills must for the next 5 years the people will have? Okay, so one skill, this is not a skill, but I would prefer कि जो top 1% लोग होंगे, top 1% team members होंगे किसी भी business में, या top 1% founders होंगे, they'll have a lot of potential in maintaining their focus, setting boundaries around their focus. तो आज की डेट में like I heard this line in a podcast कि successful होना बहुत easy है क्योंकि everyone is distracted. तो जिसका फोकस बेटर है तो आप ऑटोमेटिकली उनसे आगे निकल Right. तो माय टेक इज कि फर्स्ट ट्रेट इज फोकस, स्किल इज सेल्स। कोई ऐसा एआई, कोई ऐसा टूल वो कंज्यूमर साइकोलॉजी इंसान से बेहतर नहीं समझ पाएगा, और कंज्यूमर साइकोलॉजी की इवॉल्व होती रहती है, धीरे धीरे चेंज होती रहती है, तो वो एआई उसको इतने फास्टर पेस पे कभी भी कैच नहीं करता। Right. So sales is the one skill which can give you an extra edge always. Sales have their own brain. Exactly. People have their own brain. Exactly. So, Arvind, let's take a rapid fire round. मैं आपसे 5 rapid fire questions पूछूंगा. So, one book every entrepreneur should read. Sell like crazy by Sabri Suri. Nice. Best investment you ever made. I've made a lot of investment in mentorships events, so every entrepreneur, every founder should do investments on events, mentorships. Right. Biggest business mistake you ever done. Biggest mistake I've ever done is just onboarding clients for sales or revenue, Okay. which hampers a lot of revenue and long term and reputation as well. So I'll never do that again. One of your productivity hack. One of my productivity hack is I block time. कि अगर मुझे कुछ भी important करना है, block time कि till 2 PM I'm not available. मैं पहले वो सारे टास्क जो भी बड़े टास्क है वो परफॉर्म करूँगा, उसके बाद I'll move to next. And the one skill everyone have to learn in 2026. Sales, evergreen, forever evergreen. Sales. So my future is in great Exactly. hands, right? Exactly. Thank you. So, Arvind, if you lost everything, what you have made with your hands, so what the next 90 days will be look like? Okay, so what I'll do is my roadmap will be there are already established personal brands, businesses, but what I can do is I know sales, so I can ask them. You get a lot of inquiries, I can close sales for you. So this will be my roadmap, and I can make a lot of commissions on that. And using that same amount, I can rebuild my business. Great. So, as you have started at that early age, आपने बहुत early age में start किया. So, what legacy in your mind you want to make? मतलब जब एक retirement वाली age पे आओ, तो क्या legacy, क्या dream करते हो? Okay, so a life like Ratan Tata, I always look up to. कि Ratan Tata ने not just money, but he has created a lot of impact, and I look up to him a lot. और उनके cases में not just businesses, but in terms of impact, his weight huge. Great. Can't be calculated. Great. So, Sir Ratan Tata, he's a champ for India actually. Exactly. He donated almost his 70% of earning Exactly. in public. So that is great. So thank you once again for coming on this podcast. So one thing you want to give a message to the audience, to the young entrepreneurs. So what will you give a message from Arpit's side? Okay. So my message to young entrepreneurs will be that you should protect your focus, protect your energies. I follow this one principle in my life. If I waste my attention, if I waste my focus, I waste my life. So don't waste your focus, don't waste your attention. Great, thank you.